गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, आज़ाद हिंद फौज, इसके बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। उसके अलावा 1943 के अकाल के बारे में जानेंगे और 1944 का राजगोपालाचारी की फार्मूला जो था दोस्तों, उसमें क्या क्या बातें निहित थीं, क्या क्या बातों को बताया गया था, भारत देश के क्या हित में थी वो, मुस्लिम लीग के लिए क्या था उसमें, और ब्रिटिशर्स के लिए उसमें क्या योजना बनाई गई थी। तो इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में जानने वाले हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर ज़रूरतमंद के पास इसको शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को कृपया करके सभी लोग अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इसमें कौन कौन सी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर भी जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो विचार आया था दोस्तों, ये मोहन सिंह के मन में आया था। किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में आया था, मलाया में। मलाया दोस्तों वही मलेशिया, मलाया में आया था दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का विचार। और ये आज़ाद हिंद फौज के एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि संस्थापक कह सकते हैं, या इनके जो विचार आए थे इन्हीं के मानस उपज था ये, ठीक है। किसके? कैप्टन मोहन सिंह के। कैप्टन मोहन सिंह दोस्तों ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे। ध्यान दीजिएगा, एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे ब्रिटिश सेना में, ठीक है। तो इसलिए इनको बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा भी प्राप्त था। हमको अंग्रेज़ों से किस प्रकार से निपटना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इनको जानकारी थी। जापानी सेना ने जब युद्धबंदियों को किसको छोड़ा, मोहन सिंह को सौंप दिया, तो आज़ाद हिंद फौज में उसको क्या करने लगे, ये भर्ती करने लगे। समझ में आया? बस यहीं से ये विचार आया और यहीं से इनके दिमाग की उपज थी और इस तरीके से बहुत बड़ी एक सेना खड़ी हो गई, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज में उनको भर्ती करने लगी। जब सिंगापुर के हाथ में जब सिंगापुर जापान के हाथ में आ गया तो 45,000 युद्धबंदी, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह को प्राप्त हुई। समझ में आया? किसको प्राप्त हुआ? कैप्टन मोहन सिंह। चूँकि कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर ब्रिटिशर्सों का यानी कि अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा भरोसा था, विश्वास था। समझ में आया? और फिर उससे अलग होकर के ही बाद में क्या किए, उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया अंग्रेज़ों से और फिर एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दिया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये भारत के लिए कि आदमियों को शामिल किया जाना और फिर उन्हीं सैनिकों का ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज किया जाना बहुत बड़ी बात थी। चूँकि ब्रिटेन का और जापान का बनता नहीं था आपस में और भारत का ब्रिटेन से नहीं बनता था, तो जापान के साथ हाथ बढ़ाना यहाँ पे क्या हो गया, लाजमी हो गया। दोनों क्या हो गए, दोस्त बन गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 45,000 युद्धबंदी जो है यहाँ पर प्राप्त हुए 1942 तक। इसमें ऐसा नहीं है कि युद्धबंदी हमको प्राप्त हो गए तो हम इनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेंगे, ऐसा कोई भी विचार नहीं था। समझ में आया? इनसे जब राजी हो जाते थे, इनकी जब इच्छा होती थी, तभी जो है इनको सेना में भर्ती किया जाता था। समझ में आया? 2 जुलाई 1943 को बोस जी सिंगापुर पहुंचे। इसके पहले वो जर्मनी, फ्रांस और कई सारे देशों की यात्रा कर चुके थे, अपना समर्थन जुटा रहे थे। समझ में आया? इन सब चीज़ों के लिए कि हम जो है उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने फिर एक अस्थायी सरकार की भी स्थापना किया था। धुरी राष्ट्रों ने इसकी क्या किया था, समर्थन भी किया था। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी बोस जी के लिए। और बोस जी की पॉपुलैरिटी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और अमेरिका के लिए और फिर ब्रिटेन के लिए एक तरीके से इनको खतरा मानने लगे थे। समझ में आया? फिर 18 अगस्त 1945 को इनको क्या किया, हवाई जहाज़ में बैठा के रवाना किया और फिर वहाँ पे इनका देहांत भी हो गया, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये जो काम करके गए थे उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया। उस दल का नाम क्या रखा था, रानी झांसी रेजिमेंट। आपकी ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाओं का एक रेजिमेंट बनाया था जिसको रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। इंडियन नेशनल आर्मी के 3 ब्रिगेड बनाए गए थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और फिर नेहरू ब्रिगेड। 3 ब्रिगेड रखा था। एक कहने का मतलब क्या, सेना की एक टुकड़ी थी तीनों, और फिर उसको अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक टुकड़ी तैयार करना था। समझ में आया? INA का झंडा जो था दोस्तों, उस पर कांग्रेस के तिरंगे के झंडे की तरीके से ही था, लेकिन उस पर दहाड़ते हुए शेर का निशान था। किस पर? कांग्रेस के।
और इसकी क्या महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों कि जो 8 नवंबर 1943 के यहाँ पे जो दिया गया है, 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को बोस जी को सौंप दिया। कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह दोस्तों, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। समझ में आया। इस चीज़ को भारत आज गर्व महसूस कर रहा है। सभी लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे और न ही इस चीज़ को समझते होंगे। इनकी पॉपुलैरिटी को देख करके, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा शैली को देख करके इनसे ज़्यादा प्रभावित हुआ और फिर इनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इनको सौंप दिया। नेताजी ने जो इसका नाम रखा था दोस्तों, शहीद द्वीप और फिर स्वराज द्वीप। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। फिर अचानक क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। 1943 का फेमिनिन अकाल, 1943 का अकाल बहुत बड़ा अकाल था। समझ में आया। ये मानव निर्मित अकाल भी कह सकते हैं दोस्तों। ऊपर वाले की तो थी जो समस्याएं थी, लेकिन ये मानव निर्मित भी अकाल कहा गया, क्योंकि जो तरीके से समस्याएं विद्यमान थी, उस समय की समस्याओं से निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मर रहे हैं तो मरने दो, हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें 15 से 30 लाख लोग मारे गए दोस्तों। इसका इतना अनुमान लगाया गया। इसमें मलेरिया, हैजा, चेचक, कुपोषण और भूख, इसके कारण जो है दोस्तों क्या हुआ, तरह तरह की समस्याएं उस समय युद्ध में विद्यमान हो गई थी। इस वजह से इतने सारे लोग मारे गए। इनका जो है रख रखाव, इलाज के लिए, भोजन पानी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया। समझ में आया। युद्ध प्रचार एवं युद्ध के व्यय के कारण बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो रहा था दोस्तों। तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, समझ में आया, वो बर्मा यानी कि म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात क्या हो गया, बंद हो गया। और सरकार द्वारा राहत कार्य क्या हुआ, बहुत देर से शुरू हुआ। इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा समस्या विद्यमान हो गई थी और 15 से 30 लाख लोग इसमें मारे गए। अनुमानतः इतना अनुमान लगाया गया। कोई ये कह सकते हैं कोई काउंटिंग नहीं हो रहा था, लेकिन क्या है कि इतनी जो है समस्याएं यहाँ पर विद्यमान हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पर आज़ादी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फार्मूला दिया गया, सूत्र दिया गया, राजगोपालाचारी फार्मूला। ये 1944 में आया था। कब आया था, 1944 में आया था। समझ में आया। तो राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक सहयोग बढ़ाने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या क्या बातें समाहित थी। मुस्लिम लीग और भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करें। जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, ये क्या करेगी, भारत की स्वतंत्रता का क्या करेगा, समर्थन करेगा। समर्थन करेगा तभी तो देश आज़ाद होगा। लेकिन ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी। अभी आगे देखिए, प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के लिए के कार्य में मुस्लिम लीग सहायता करे। जो अस्थायी सरकारें हैं, समझ में आया, उसमें मुस्लिम लीग क्या करे, सहायता करे बनाने में। जहाँ मुसलमान बहुमत में हों, मुस्लिम जहाँ पे बहुल है, यानी कि उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पर रेफरेंडम कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। उनसे ये पूछा जाएगा वोटिंग सिस्टम के माध्यम से कि आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, समझ में आया, या भारत से अलग होना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, जनमत संग्रह के आधार पर इस पर निर्धारित किया जाएगा। बहुत अच्छा फार्मूला था, लेकिन इसमें मानने के लिए जो जिन्ना थे और भी जो उनके सहयोगी थे, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। समझ में आया। तो बहुत सारी बातें थी, जिन्ना ने इस चीज़ को नहीं माना। बी.डी. सावरकर ने कहा कि ये बात सही नहीं है, जिस तरीके से राजगोपालाचारी फार्मूला की बात कही गई है, ये बात सही नहीं। कई सारे नेताओं ने इसका विरोध भी किया और कई सारों ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़मीन पर खरी नहीं उतरी और ये सारा फार्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया। ऐसा कई भी बात, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसको बस केवल द्वि राष्ट्र सिद्धांत का एक जिन्ना जो थे, ठीक है, वो बस यही गाना गाया जा रहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, सिंध प्रांत और फिर जो दक्षिण पश्चिमी सीमा है उसको हमको पाकिस्तान चाहिए। ठीक है। और जो बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश आज आपका बना है पूर्वी बंगाल में, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो इस क्षेत्र को भी हमको चाहिए। समझ में आया। तो राजगोपालाचारी फार्मूले के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई थी। समझ में आया। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था, 1943 का काल क्या था, आज़ाद हिंद फौज क्या था। इससे बाहर प्रश्न अगर आएगा तो बताइएगा। समझ में आया। यहाँ से बाहर प्रश्न आना ही नहीं है। इन 3 टॉपिकों से जितना भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, समझ में आया, मॉडर्न इंडिया से संबंधित, यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से गारंटी लेता हूँ प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।